नमस्कार। हमारे सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल आरके ऑनलाइन अकेडमी के YouTube चैनल पर। आइए हम लोग हिंदी के विषय में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में हम सभी लोगों ने जो पूरा स्वर के प्रकार के बारे में पढ़ा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर की संख्या के बारे में हमने बात किया। तो स्वर जो होते हैं टोटल 11 प्रकार के होते हैं। स्वर की अगर मात्रा की हम लोग बात किए तो मात्रा कितनी होती है, कुल 10 प्रकार की होती है। इसका हमने विस्तार चर्चा आपको पिछले वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे उसको देख लें और उसका एक बेहतरीन नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए और आगे के लिए आप लोग बढ़िया से इसकी तैयारी कीजिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट पर, दूसरे भाग पर, जिसमें हमने देखा था कि जो स्वर का वर्गीकरण किया गया है वह मुख्यतः 5 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण जिसमें देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर कल हमने आप लोगों को सविस्तार पूर्वक पूरा अच्छी तरह से बताया था कि यदि हम इसको उत्पत्ति के आधार पर देखें कि ये स्वर कैसे उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो स्वर मुख्यतः जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरे जो होते हैं संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं ये हमेशा मूल स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं जिसको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे होते हैं जो एक समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, ऐसे स्वरों को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसमें आ धन आ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, है ना। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि संयुक्त स्वर भी जो होते हैं ये भी 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, परंतु ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, फिर आ धन ए बराबर ए, फिर आ धन ओ बराबर ओ। इस प्रकार से 4 जो होते हैं ये बन जाते हैं। तो 4 3 7 7 3 10 11, इस तरह से जो है पूरा 11 स्वरों की संख्या तैयार हो जाती है। आइए उसी के आगे की हम लोग बात करते हैं दूसरा भाग, उच्चारण स्थान के आधार पर। यदि हम लोग देखें कि जिह्वा के द्वारा जो हम उच्चारण करते हैं, स्वरों का जो हम उच्चारण करते हैं उस उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, और समय के आधार पर देखा जाए तो उच्चारण के समय के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण समय के आधार पर जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण समय के आधार पर यदि देखा जाए तो स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण स्वर के आधार पर देखा जाए तो ये सब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है तो ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि ये 3 प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं, है ना। जिसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, पुनः कहते हैं इसको हम लोग दीर्घ स्वर, और तीसरा हम लोग क्या कहते हैं, इसको पुल्लित स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि इसको हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। ह्रस्व स्वर, दूसरा कहलाता है दीर्घ स्वर, और तीसरा कहा जाता है पुल्लित स्वर। दीर्घ स्वर और तीसरा क्या कहलाता है, तो तीसरे को कहा जाता है पुल्लित स्वर। ठीक है, तो 3 प्रकार से हिंदी के उच्चारण समय के आधार पर 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर को और भी नाम से जाना जाता है यहाँ पर। जैसे ह्रस्व स्वर को हम किस नाम से जानेंगे, ह्रस्व स्वर को हम सब कह सकते हैं कि यह मूल स्वर होते हैं, क्योंकि जिसके उत्पत्ति का कुछ पता ना हो, जिसके उत्पत्ति का हमको पता ही ना हो कि यह उत्पन्न कैसे हुआ है, हमेशा उसी को हम लोग मूल स्वर की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी बात, क्योंकि इसके अगर हम समय की बात करें कि कितने समय में इसका उच्चारण होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका समय एक मात्रा का समय लेता है। इसी के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी इसे कहा जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे कम यह समय लेता है, इसीलिए अल्प समय स्वर भी कहा जाता है। अर्थात जो सबसे कम समय में उच्चारित होता हो उसको अल्प समय उच्चारित होने वाला स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और आइए इसके अंतर्गत हम देखें कि इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो इसका उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो इसमें आता है अ, ई, उ, और दूसरा क्या आता है, री आता है। तो 4 स्वर इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर जो है इसमें रखे। ठीक है,
फिर से देखिए, ह्रस्व स्वर में मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और तीसरे को अल्प समय कालिक स्वर कहते हैं। इसको अल्प समय कालिक कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अल्प समय कालिक स्वर के नाम से इसको जाना जाता है। अल्पकालिक समय स्वर, और ये मिला करके कुछ 4 प्रकार के होते हैं, आ, ई, उ और ई। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ आप लोग बराबर इसका रिवीजन बना के रखिए, बराबर इसको पढ़िए, और मैं पूरी गारंटी के साथ आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग टेट में एक बेहतर नंबर प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा नंबर ज्ञात करेंगे, है ना। मैंने आपसे बताया भी था, पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था। खैर अपने मुंह मियां मिट्ठू की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों ने 30 में 30 सीटेट में ले आना ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसे छोटे से क्षेत्र में, है ना। लेकिन फिर भी यदि आप लोग प्रयास करेंगे आगे भी तो आप लोग भी अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग मेहनत से तैयारी करिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो आपको आराम से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और साथ ही साथ लाइक इत्यादि अपना जो समझ में आए अपलोड करते रहिए। ठीक है, आइए हम लोग आगे की चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर, है ना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, जो बड़ा हो, है ना। अब बड़ा कौन होगा? स्वाभाविक है कि जिसमें समय अधिक लगेगा वो बड़ा होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वह बड़ा होगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे दीर्घ स्वर की। अब दूसरा देखिएगा दीर्घ स्वर, बहुत ही अच्छा धुआंधार सेशन। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर वह होते हैं, पहली बात तो दीर्घ स्वर क्या किसे जाता है? वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। पहली बात, वे स्वर जो हमेशा 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, कम से कम दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, स्वरों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इन्हें और क्या कहते हैं? क्योंकि हम उच्चारण के समय के आधार पर देख रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। क्योंकि जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व का दुगना समय लगता हो, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता हो। यदि ह्रस्व का उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगेगा। तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसके अंतर्गत देखिए, हमने पहले ही बता दिया आपको इसकी पहचान कि जो हमेशा 2 स्वरों से मिलकर बने। तो 2 स्वरों से मिलकर बनने वाले कौन से हैं? आ धन आ बराबर आ, ठीक है। ई धन ई बराबर ई, ऊ धन ऊ बराबर ऊ, ठीक है। आ धन ई बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, फिर आ धन ओ बराबर ओ, बराबर क्या हो जाएगा? आ धन ऊ, आ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ, और एक बच जाएगा आपका आ धन ओ बराबर ओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है? ठीक है। यदि आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर की, ध्यान रहे कि उच्चारण समय के आधार पर, यदि उत्पत्ति के आधार पर हम दीर्घ स्वर की संख्या देखेंगे तो 3 होती है, परंतु यदि उच्चारण समय के आधार पर इसकी संख्या को देखा जाए कि कितनी होती है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि उच्चारण समय के आधार पर इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 और यह कितनी हो गई? 7। उच्चारण समय के आधार पर इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, 7। ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, पुलुत स्वर। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, जैसे आप इसको। आइए, तीसरा स्वर होता है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर, और ये इसका तीसरा प्रकार है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर को क्या कहा जाता है? तो इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। त्रिमात्रिक स्वर, या इसे क्या कहा जाता है? ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर
जिसका उच्चारण करने पर 3 मात्रा का समय लगता हो, 3 मात्रा का समय लगता हो, मतलब 3 गुना समय लगता हो। ठीक है, 3 मात्रा का समय लगता हो, या इसको कह सकते हैं ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लेता हो, 3 गुना समय लेता हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पुरुष स्वर कहेंगे। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर 3 मात्रा का समय लगता हो, या फिर ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लेता हो, उसे क्या कहेंगे? पुरुष स्वर कहेंगे। हिंदी में केवल एक ही बचा हुआ है, और वह क्या बचा हुआ है? ओम। वह क्या बचा है? ओम बचा हुआ है। केवल ओम ही ऐसा शब्द बचा हुआ है जो 3 मात्रा का समय लेता है, बाकी सब खत्म कर दिए गए हैं। संस्कृत में एक और बचा हुआ है, खंडाकार आ बचा हुआ है। ठीक है, जो यश की तरह से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खंडाकार आ कहते हैं। तो ये उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा क्या होता है? पुरुष स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? पुनः से एक बार सुन लीजिए। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री। और दूसरी तरफ उसी चीज को जब हम इसको दीर्घ स्वर के रूप में अपनाते हैं, तो दीर्घ स्वर उच्चारण समय के आधार पर इनकी संख्या जो होती है बढ़ करके 7 हो जाती है ना, जिसमें आ ई उ ए आई ओ औ कुल मिलाकर के इनकी संख्या क्या होती है? 7 हो जाती है। और पुरुष स्वर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुष स्वर में केवल कौन आता है? ओम का चिन्ह आता है। इसे 3 मात्रा का समय भी कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे। नेक्स्ट आइए, हम लोग 2 पढ़ चुके हैं और अब तीसरे की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एकदम आप ये समझ लीजिए कि आप लोग परीक्षाएं देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस तक की परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम पूरा टोटल का टोटल एकदम फंसेगा, आपको मजा आ जाएगा जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में बैठने के बाद आप सभी लोग इसको जो है यहाँ से देख सकेंगे। ठीक है, आइए आगे की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। यह तो आपका दूसरा हुआ उच्चारण समय के आधार पर। आइए तीसरा देखते हैं जिह्वा उच्चारण के आधार पर। नंबर 3, जिह्वा उच्चारण के आधार पर। जिह्वा उच्चारण के अगर हम लोग जीभ की कंडीशन के आधार से देखें कि जीभ के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। जब हम जीभ से बोलते हैं तो 3 प्रकार, जीभ के हमारे 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम। इसी से हम स्वाद भी लेते हैं, क्योंकि जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और यहीं से जैसा स्वाद होता है वैसा ही हमारा स्वर निकलता है ना। स्वाद कहा जाता है, स्वाद जैसा लेंगे वैसा आपका स्वर निकलेगा। मीठा खाएंगे मीठा बोलेंगे, तीखा खाएंगे तीखा बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आइए, जीभ के 3 भाग होते हैं। स्वाभाविक बात है यदि जीभ के 3 भाग अग्र, मध्य, पश्चिम, अग्र, मध्य, पश्चिम, अगर इसके 3 भाग, तो स्वाभाविक है कि हमारे स्वर भी 3 भागों से ही उच्चारित होंगे, है ना। आइए मैं आपको बताता हूँ। मध्य में केवल एक आता है अ, मध्य में केवल एक स्वर उच्चारित होता है, और उसे क्या कहते हैं? आ। एकदम याद करने की जरूरत नहीं है ना। ना तो रटने की जरूरत है, ना तो पढ़ने की जरूरत है, खाली सुनने की जरूरत है। थोड़ा सा आप सुनिए, आपका तैयार गारंटी है ना। मध्य का याद कर लीजिए आ, और उसके बाद कर लीजिए आओ उल्लू पीछे पीछे। क्या हो जाएगा? आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे। बस एक याद करना है आपको, आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लें आप लोग। आओ उल्लू, सॉरी, आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे, जीभ के क्या? पीछे पीछे। अर्थात जीभ से उच्चारित होने वाला स्वर आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे, आ, ओ, उ, ये सब क्या हो जाएंगे? उल्लू, उ, अर्थात क्या हो जाएगा? आ, उ, देखिए। और कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और कौन सा होगा? आ हो जाएगा।
क्लियर। अब देखिए आ ओ आ के बाद आपका कौन सा आ गया उ ओ औ। ये 5 स्वर जो होंगे आपके ये पश्च स्वर हो जाएंगे। बचा कौन आपका आ बच गया आ बचा कौन सा ई, फिर इसके बाद उ हुआ बच गया आपका क्या री, फिर ए बच गया, फिर इसके बाद बच गया है ना। सिंपल सा लॉजिक, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक याद करना आपको, आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे, आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे ले लो स्वाद आगे आगे, है ना। तो आप देखिए आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे, अब आ ओ उ, अब यहाँ से आ हो गया, ओ का मतलब हो गया ओ और औ, और यहाँ से हो गया आपका उ और उ। ये कहाँ है जीभ के पीछे, अर्थात जिह्वा वाले उच्चारण स्थान के पीछे से, और पीछे से हो जाएगा आ ओ उ, और इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर पश्च स्वर। अगर हमको पश्च का पता चल गया, मध्य हम जानते हैं केवल एक होता है आ, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जीभ के मध्य भाग से उच्चरित होने वाला कौन है, तो आ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट, नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहीं पर एक नोट करके रख लीजिए, नोट। यदि कभी आ को रखा गया आगत स्वर, आगत स्वर को कभी रखा गया तो इसे पश्च स्वर में ही रखा जाएगा। आ को रखा गया तो इसे पश्च स्वर में रखा जाएगा, पश्च स्वर में रखा जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे और पढ़ेंगे भी। देखो बाबू, जब तक मेहनत नहीं करेंगे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है ना। आनंद तो जीवन भर लेना ही लेना है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें आनंद अगर ले लेंगे तो जीवन भर आपका आनंद मिलेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आज का आनंद या जीवन भर का आनंद। आज तो आपको खूब आनंद मिलेगा, खूब आनंद ले लेंगे, लेकिन जीवन भर आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्रयास ये करिए कि आज का आनंद त्याग करके जीवन भर का आनंद उठाइए, है ना। आइए चौथे प्रकार, नंबर 4 देखिए, मुख की बनावट के आधार पर, है ना, या मुख के आकृति के आधार पर। मुख के आकृति मतलब उच्चारण समय में आकृति या आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। अगर मुंह देखना है आप लोगों को कभी, तो किसी गार्डन में चले जाइए, वहां देखिए जब लोग सेल्फी लेते हैं तो कितने प्रकार का मुंह बनाते हैं, एकदम वो, मतलब मैं तो गया था घूमने के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिंदगी में मुंह कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि ऐसा ही सब लोग बना के सेल्फी ले रही थी और ले रहे थे, मतलब समझ नहीं आया। चलिए अच्छे उसकी बात नहीं करेंगे, हमारे क्लास वाले बहुत मजा पा रहे होंगे। सर जी आज लगता है कि सेल्फी वाली दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि सेल्फी लेते समय देख लीजिए मुंह की आकृति कितने प्रकार की होती है, परंतु यहाँ पर मुंह की आकृति 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन सी है, समवृत्त और विवृत्त। समवृत्त और दूसरी क्या होती है, विपरीत। समवृत्त, सम का मतलब होता है समान, और वृत्त का मतलब होता है गोला। जब उच्चारण करते समय मुख की आकृति गोल हो जाए, गोला के समान हो जाए, तो क्या हो जाता है, समवृत्त हो जाता है। और विवृत्त, विवृत्त मतलब बिना वृत्त, विवृत्त मतलब बिना वृत्त। जब उच्चारण करते समय मुख वृत्त की आकृति का ना बने तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विवृत्त कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, विवृत्त कहा जाता है। तो आइए देखिए, समवृत्त के 2 भाग होते हैं, अर्ध समवृत्त और समवृत्त। अर्ध समवृत्त और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है समवृत्त।
जिसमें आधा वृत्त बनता है, आधा वृत्त का मतलब मुंह आधा गोल होता है, उसे कहते हैं अर्ध समवृत्त। जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा गोल हो जाता है उसे क्या कहते हैं? समवृत्त कहते हैं। तो अर्ध समवृत्त पर कौन आते हैं? तो ए आता है, और कौन सा होता है? ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ। मुंह देखिए तो थोड़ा सा गोल है, ए ओ, है ना। वहीं पर देखिए समवृत्त ई, ऊ, है ना, ई, ऊ। यह क्या होता है? इसमें वृत्त के समान जब मुख गोल हो जाए तो वही क्या कहलाता है? समवृत्त कहलाता है ना। विपरीत में देखिए दो प्रकार के होते हैं। अब विपरीत में दो प्रकार के होते हैं, अर्ध विपरीत और दूसरा क्या होता है? विपरीत। अर्ध विपरीत और विपरीत। विपरीत मतलब कितनों प्रयास कर लीजिए लेकिन गोला नहीं हो सकता मुंह का। कहिए आ, खाली आ कहिए, आ गोल ही नहीं होगा। आ कहते रहिए, आ कहिए बड़ा आ में गोला नहीं होगा। तो बिना गोला जिसमें कितना भी प्रयास करिए लेकिन गोला ना बने, मुंह का गोल ना बने, तो वहां पर क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। अब मुंह गोल करके नहीं बनेगा। फिर विपरीत, दूसरा अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत जिसमें गोल ना हो मुंह, जैसे आ में थोड़ा सा भी गोल नहीं हो रहा है, और इसमें तो पूरा खुला लेकिन तब भी तक को गोल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी। आ, आए, आओ, है ना। आओ भी इसी के अंतर्गत आता है। और कौन आता है? आ भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, फिर से देखिएगा। मुख की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, समवृत्त और अविवृत्त। समवृत्त का में दो भाग होते हैं, अर्ध समवृत्त और समवृत्त। अर्ध समवृत्त में ए और ओ, समवृत्त में ई, ऊ। कितना भी मेहनत करिए गोल हो जाएगा मुंह। और विपरीत में जिसको बिना गोला का मुंह बने, मतलब गोल हो ही ना, उसको क्या कहते हैं? आ। और अर्ध विपरीत का मतलब आ, ए, ओ, सॉरी, आ, ए, आओ और आ। इसमें क्या होता है? बिना गोला, जिसमें मुंह बिल्कुल गोल ना हो, उसे क्या कहते हैं लोग? अर्ध विपरीत कहा जाता है। आइए पांचवा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पांचवी, ठीक है, यह आपका अंतिम है। होठ की आकृति के आधार पर, होठ की आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, आधार पर स्वर का वर्गीकरण। यदि हम लोग होठ की आकृति के आधार पर देखें तो स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। वृत्ताकार जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वृत्तामुखी भी कहा जाता है, वृत्ताकार या वृत्तामुखी। और दूसरा होता है आवृत्ताकार, जिसमें होठ पूरा गोल ना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ताकार, या इसी को क्या कहते हैं? आवृत्तामुखी, जिसमें मुख की आकृति अर्थात मुख के होठ की आकृति पूरी तरह से गोल ना हो। आवृत्तामुखी जो वृत्त की आकृति ना अपनाए, गोल ना हो, उसे कहते हैं आवृत्तामुखी। और जिसका उच्चारण करते समय मुख के होठ पूरा गोल हो जाए वही क्या कहलाता है? वृत्ताकार या वृत्तामुखी। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा वृत्त के समान गोल, होठ पूरा वृत्त के समान गोल हो जाए उसे कहते हैं वृत्तामुखी। जैसे इसके अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, आ, ऊ, ओ, औ। आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, आ, ऊ, ओ। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो इसकी हम आपको बहुत शानदार ट्रिकें बताएंगे, है ना। पहले आप लोग इसको बढ़िया से नोट कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, इसको सीखने का प्रयास कीजिए। आ, ऊ, ओ, औ। और आवृत्ताकार या आवृत्तामुखी, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए आ, ई, री, है ना,
या इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है। अब देखिए ये तो आपका पूरा हो गया, इनकी संख्या क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और पढ़ लें तब, और वो क्या है, आइए आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, देखते हैं। फिर हम इसके प्रश्नों पर आपकी चर्चा करेंगे कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से आपका यूपी टेट या अन्य परीक्षाओं में पूछा जाएगा, है ना। लेवल आप लोगों का वैसे टेट का ही है और टेट के लेवल पर ही हम विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो आइए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। आयोगवाह, नाम ही है आयोगवाह, आयोगवाह। आ धन योग, आ धन क्या योग, और एक शब्द मिल गया क्या, वाह। आयोग, मेरा किसी के साथ योग नहीं है। कौन कहता है, अंग और आहा, आयोग वाह में दो हैं, अंग और आहा, ये दो होते हैं। अंग और कहा कहता है मैं बहुत प्रसन्नचित रहने वाला आदमी हूँ, है ना, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। अंग और आहा, मैं मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। आयोग, आ माने ना योग, योग का मतलब जुड़ना, मैं किसी का नहीं हूँ। कौन कहता है, अंग और आहा, लेकिन वक्त आ जाएगा तो वाह वाह मैं किसी के साथ भी जुड़ लूंगा, अर्थात स्वर के साथ भी और व्यंजन के साथ भी। अंग और आहा तो ऐसे वर्ड हैं, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, लेकिन आवश्यकता पड़ने के बाद ये स्वर के साथ भी जुड़ते हैं और व्यंजन के साथ भी जुड़ते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है आयोगवाह, अर्थात ये किसी के साथ नहीं, आवश्यकता पड़ने पर किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं, इसीलिए इनको आयोगवाह कहते हैं। अंग को कहा जाता है अनुस्वार, अंग क्या कहलाता है, अनुस्वार, और आहा क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब आइए कुछ हम लोग प्रश्नों पर चर्चा कर लें कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। आप लोग इसको नोट करें, फिर हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए देखिए प्रश्न इसमें किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा आपसे कि स्वर की कुल संख्या, स्वर की कुल संख्या आप बताएंगे कितना, 11 बताएंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आधार पर स्वर तो आप बताएंगे 3। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, है ना। इसी तरह से सभी उच्चारण के आधार पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक पूछा जाता है आपका जीभ या जिह्वा, जीभ या जिह्वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर मध्य स्वर है तो आप क्या बताएंगे, आ है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग के स्वर हैं, स्त्रीलिंग के स्वर हैं, स्त्रीलिंग के स्वर कौन कौन से हैं, तो ई और री। अगर आपसे पूछेगा मुख्य रूप से स्त्रीलिंग का स्वर है, स्त्रीलिंग का स्वर है, तो आप सबसे मुख्य किसको बताएंगे, री को बताएंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। और भी इससे प्रश्न बनेगा, इससे प्रश्न बनेगा कि पश्च स्वर है, जिह्वा उच्चारण के आधार पर, जिह्वा उच्चारण के आधार पर पश्च स्वर है, पश्च स्वर है, तो आप बताएंगे किसको, आओ उल्लू पीछे पीछे, जीभ, आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे, अर्थात आ, आओ, आ, ओ, आओ, ऊ और आओ उल्लू जीभ के पीछे पीछे। ठीक है, आ रहेगा बड़ा, आओ उल्लू बीच के जीभ के पीछे पीछे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, जिह्वा उच्चारण के आधार पर। लगभग इतने प्रश्न बनेंगे, और भी जो प्रश्न बनेंगे आगे हम प्रैक्टिस सेट में आपको करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं।
और आप लोग इसी तरह से मेहनत से पढ़िए और भी आगे बढ़िए, है ना। और डेली क्लास आप लोगों की यूट्यूब पर चल रही है, डेली क्लास चलेगी और हिंदी पूरा व्याकरण तथा पूरा साहित्य इसको हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को, ठीक है।